तो गाइस अभी हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें देखो पहले क्या नॉर्मल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बोलता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर से, एंड यूज इट इन ब्रेकिंग फूड, और इसको यूज करेंगे किसको, ऑक्सीजन को, किसके लिए, खाने को तोड़ने के लिए, टू रिलीज एनर्जी, खाने से एनर्जी को रिलीज करने के लिए खाने को तोड़ेंगे किसके सहारे, ऑक्सीजन के सहारे। क्यों, सेल्यूलर नीड के लिए, हमारे नीड के लिए, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाने से निकलता है, और उसको निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन का हेल्प लेके जो प्रोसेस करते हैं वही रेस्पिरेशन है। भले यहां पे लिख दिया है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, पर मैं बता देता हूं कि रेस्पिरेशन कुछ केसेस में विदाउट ऑक्सीजन भी होता है, विदाउट ऑक्सीजन भी होता है। वो केस भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप रेस्पिरेशन का, जैसे हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से कर रहे थे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वी ह्यूमन बीइंग हम अलग तरीके से कर रहे थे। और अगर बात करूं किसकी, और कौन बचा, प्लांट्स, तो प्लांट्स का भी थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे मैं 2-3 बात करने वाला हूँ, हमारे बॉडी के अंदर कैसे होता है, एंटायर बॉडी में भी अलग अलग होता है, और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे भी अलग होता है, पर एक स्टेप सेम होता है रेस्पिरेशन में। वो क्या है, इन रेस्पिरेशन में जो एक स्टेप सेम होता है, कन्वर्शन ऑफ, कन्वर्ट करना किसको, ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने बोला कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, हमने पढ़ा था, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स की। हमने कहाँ पे पढ़ा था, वो मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा था। 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू, ये 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है टू पायरुवेट, मतलब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा, विच इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। समझ गए। तो रेस्पिरेशन में एक स्टेप कॉमन है, एक कौन सा है, जिसमें ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, एक मान लो एक 6 गाड़ी रखने वाले मालिक को 3 गाड़ी रखने पे मजबूर कर दिया, मतलब उससे छीन लिया, उसको तोड़ दिया, उसको बर्बाद कर दिया। समझ गए। तो अब मैंने जैसे बोला रेस्पिरेशन में, यहां भले ही डेफिनेशन में ऑक्सीजन एक्वायर करेंगे लिखा है, पर रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जहां पे ऑक्सीजन होता है, जहां पे ऑक्सीजन, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, इन्वॉल्व होगा, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा कौन सा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, एब्सेंट, उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो समझ गए पहले क्या कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हमने देख लिया। उसके बाद देखा कि रेस्पिरेशन में जितने भी टाइप, वो चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हो, वो चाहे ह्यूमन बॉडी में हो, एक स्टेप कॉमन है। वो क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये कॉमन होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जहां पे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जितना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन के केस में, वहां पे कैसा होता है। और एक केस देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, वहां पे क्या होता है, पायरुवेट का। तीनों केस में पायरुवेट ही होंगे, पर ऑक्सीजन होने वाले केस में कुछ अलग रिजल्ट आएगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं उसमें कुछ अलग रिजल्ट आएगा। और एक केस लेंगे कि उसमें ऑक्सीजन तो होगा पर सफिशिएंट नहीं होगा, मतलब तुम्हें मान लो भूख लगी है, तुम 4 समोसे खा सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है, उतने में ही तुम्हारा पेट भरता है,
तो तुम्हें क्या करूंगा, मैं भूखे भी हो और मैं एक ही समोसा दूंगा, वही सेम साइज का। तो क्या तुम्हें समोसा तो मिला, तुम्हें खाना तो मिला, पर सफिशिएंट नहीं मिला। वैसे जहां पे ऑक्सीजन तो मिलेगा पर सफिशिएंट नहीं मिलेगा, उस केस में क्या प्रोड्यूस होता है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो यहां पे जैसे मैंने बोला 3 केसेस का देखने वाले हैं। पहला तो सबसे सेम कौन सा है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत एनर्जी भी यहां पे दे देता है पायरोवेट के साथ, थोड़ा सा, बहुत कम देता है। और ये क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, कौन, पायरोवेट। तो यहां पे अभी देखेंगे कि पायरोवेट को जब ऑक्सीजन मिलके ये रेस्पिरेशन करता है, जो कि नीचे का केस है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये केस देखा जाता है। अब अगर पूछ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जो नहीं पता जिनको मैं बता देता हूं कि ये ह्यूमन के अंदर होता है, हमारा ही एक बॉडी पार्ट्स है, जो रेस्पिरेशन जहां पे कंडक्ट होता है, तुम बोल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरोवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी देता है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर बोल सकते हो ह्यूमन के केस में, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी डू रेस्पिरेशन। तो हमारे केस में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ देते हैं, दूसरा पानी निकलता है, और तीसरा क्या, एनर्जी जो यूज होता है काम करने के लिए। समझ गए। अब देखते हैं कि जिस केस में ऑक्सीजन लैक होता है, मतलब ऑक्सीजन तो होता है पर सफिशिएंट नहीं होता, थोड़ा कम होता है हमारे लिए, तो ये होता है मसल सेल में। ये मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले देख लो कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं मिलता, उसकी जगह लैक्टिक एसिड मिलता है। समझ गए। और एनर्जी सेम है दोनों में। तो ये कौन से केस में होता है बोलने से, जिस दिन कोई प्लेयर हो या फिर तुम्हारे एनुअल डे, एनुअल स्पोर्ट्स पे तुम अगर थोड़ा ज्यादा भागा दौड़ी कर दिए, थोड़ा ज्यादा मतलब खेल दिए, ज्यादा मेहनत कर लिए, कसरत कर दिए, तो बहुत बार क्या होता है, हमारे पैर के मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, जिस केस को मसल्स क्रैम्प कहा जाता है। मसल्स में सीवियर पेन होता है, सडन पेन होता है। ज्यादातर प्लेयर ये फेस करते हैं जब वो कुछ हद से ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनको, हमें जैसे पता है रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है, एनर्जी के लिए, उनको भी क्योंकि वो काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो कभी कभार क्या होता है, जितना एनर्जी चाहिए उनको उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनको एनर्जी तो जैसे भी तैसे करके देना है, तो हमारा बॉडी, हमारा मसल्स क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देता है, जितना भी ऑक्सीजन हो उसमें ही रेस्पिरेशन कर देता है, जिसके वजह से एनर्जी तो निकल जाता है, पर उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी वहां पे पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से वो लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्प कॉज करता है। मतलब मसल्स क्रैम्प इज कॉज्ड ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल सेल्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए। अब देखते हैं जहां पे ऑक्सीजन होता ही नहीं, ये किस केस में होता है, तो ईस्ट जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, वही वाले ईस्ट के केस में बिना ऑक्सीजन के वो रेस्पिरेशन करता है, पर वहां पे क्या क्या बनता है, इथानॉल। इथानॉल जो मतलब कभी शराब जो होता है उसका इंग्रेडिएंट देखना इथानॉल होता है, सैनिटाइजर में भी था ये, अल्कोहल का ही एक पार्ट है इथानॉल। तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलता है, किसके केस में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसको नोट करो कि बिना ऑक्सीजन के केस में कहां पे होता है बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन, ईस्ट में। निकलता क्या क्या है पायरोवेट से। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है, मसल सेल में। निकलता क्या क्या है, और ऑक्सीजन के केस प्रेजेंस जहां पे होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ह्यूमन के केस में, जिसमें ये सब निकल रहा है, प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। समझ गए। और यहाँ पे लैक्टिक एसिड, एनर्जी, यहाँ पे इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, तो ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए। और एक बात मैं बता देता हूं कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट, जितना भी एनर्जी निकलेगा, प्रोड्यूस्ड होगा इन एरोबिक मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है, प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज लार्जर, बहुत ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, बिना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, लार्जर इन कंपेयर टू एनएरोबिक। तो एनएरोबिक दोनों केस में ऑक्सीजन जरूर निकल रहे हैं, एनर्जी जरूर निकल रहा है, पर जिसमें ऑक्सीजन है उसमें ज्यादा एनर्जी निकल रहा है। समझ गए।
पूरा फंडा क्लियर है? इसलिए हम क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बड़ा बॉडी है, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जबकि ईस्ट छोटा है, उसका काम भी बहुत कम होता है, कम एनर्जी रिक्वायर होगा बोल के वो एनएरोबिक में भी चल जाता है, वरना उसको भी एरोबिक होना पड़ता अगर वो भी ज्यादा काम करता, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको होता तो समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके साथ साथ याद भी करना शुरू करो ये सारी चीजें, एमसीक्यू में कुछ भी इससे उठ के आ सकता है। हाँ तो देखो, जो एनर्जी निकलेगा एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो तो ज्यादा था एनएरोबिक के कंपैरिजन में, पर और एक बात मैं लिखने जा रहा हूं, फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इज क्विकली यूज्ड, जो कि बहुत जल्द यूज किया जाता है। कहां पे? सिंथेसाइज करने के लिए एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है क्या है? सिंथेसाइज एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडेनोसाइन, ADENOSINE ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन और 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब, समझ गए? तो अब ये एटीपी क्या है, इसका यूज पहले दिखाई देते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं तुम्हें कि एटीपी क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि एटीपी इज एनर्जी करेंसी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। जैसे इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का करेंसी क्या है? यूएसडी, यूएस डॉलर है। और अगर दुबई की बात करें तो जैसे उनका करेंसी क्या है? दिरहम है। वैसे एनर्जी का करेंसी क्या है? एटीपी है। और ये कैसे बनता है, क्या है, और एक बार और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात लिख देता हूं कि जब एटीपी किसी सेल के साइड में इसको ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे मान लो कोई किसान है, उसके बाद मान लो 5-10 लाख रुपए का गेहूं है या फिर चावल है, तो वो क्या करता है? गेहूं चावल लेके पहले के जमाने में खरीदने जाते थे, पर आजकल वो लोग क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं। एक करेंसी उनको मिलता है जिसको बोलते हैं इंडियन रुपीस, इंडिया के फार्मर को। तो वही जितना भी रुपए, उसको 5-10 लाख रुपए मिल गए, तो उसको लेके वो मान लो उसको सब्जी खरीदना है तो वो खरीदेगा उस पैसे देके। वैसे ये एटीपी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया। तो एटीपी क्या है? एनर्जी ही है। तो जब ये सेल के पास पहुंचेगा एटीपी, तो क्या करेगा? सेल एटीपी को ब्रेक करके इसमें से जितना भी एनर्जी चाहिए ले लेगा, जितना भी उस एटीपी में होगा। एटीपी कंटेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या? जैसे 100 रुपए के नोट से 100 रुपए का सामान ही आ सकता है, कंटेन्स, वैसे 500 रुपए का नहीं आ सकता। और 500 रुपए के नोट से एक फिक्स अमाउंट है ना, जितने भी रुपीस का नोट्स है। वैसे एटीपी भी डिफरेंट करेंसी होगा, 100 रुपए का एटीपी, 200 एनर्जी का एटीपी, वैसे एटीपी भी वैसे रहता है, कंटेन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये ब्रेकडाउन हो जाता है जब सेल को जितना, मान लो किसी सेल को 80 रुपए का चाहिए, मान लो 100 का भेज दिए, तो वो इसको तोड़ देगा, जितना उसको चाहिए होगा यूज करके। किसमें यूज करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेल के अंदर जो काम करने के लिए रिएक्शन चलता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे, किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू। अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि एटीपी क्या होता है, एटीपी बनता कैसे है, ये कैसे एक एनर्जी करेंसी है, सारे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एटीपी के बारे में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, अभी मैं बताऊंगा कि एटीपी क्या होता है। तो एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन लिख देता हूं और एक बार स्पेलिंग के साथ, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट मतलब। तो देखो इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बनता कैसे है? तो ये बनता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसको एडीपी कहा जाता है, उससे बनता है। तो कैसे बनता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट है, तो एडेनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट है। अब क्या है? तीसरा फॉस्फेट जाएगा, क्योंकि हमें ट्राइफॉस्फेट बनाना है और हम तीसरे फॉस्फेट को लिखे। ये पी क्या होता है? ये फॉस्फेट है। ऐसे राउंड में अगर पी लिखा हो तो फॉस्फेट बोल के समझ जाना। और जो एनर्जी निकला था कहां से? रेस्पिरेशन से, वो एनर्जी यूज होगा। और उस एनर्जी के प्रेजेंस में एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट के साथ मिलके
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, वो बन जाता है। अब देखते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस इन सेल यूज एटीपी टू ड्राइव रिएक्शन। जैसे मैंने बोला जो सेल में रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब हीट उसमें देना पड़ता है, उसमें एनर्जी यूज करना पड़ता है। क्यों? उसी हीट के लिए, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है ना, उसको चाहिए क्या? एनर्जी, हीट चाहिए, तो एटीपी वहां पे यूज होता है। ब्रोकन यूजिंग वाटर, जैसे मैंने बोला एनर्जी को एटीपी में रख के डाल के रखते हैं, वो फिर सेल में जाएगा, तो उसको कैसे फिर तोड़ के वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? बाय यूजिंग वाटर। और वाटर जब यूज करेंगे उसको तोड़ने के लिए, तब कितना एनर्जी निकलेगा? जैसे 500 रुपए का नोट का वैल्यू कितना है? 500 रुपए। 100 रुपए के नोट का वैल्यू 100 रुपए। वैसे एक एटीपी से जो एनर्जी निकलता है वो होता है 30.5 किलो जूल। कितना? 30.5 किलो जूल। ये अमाउंट याद रखो, एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ता, क्योंकि एमसीक्यू में घुमा के दे देगा और तुम्हारा एक मार्क कट गया तो। क्योंकि हम टारगेट मान के चलते हैं 95% प्लस, भले ही वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है पर कुछ छोटा आंकड़ा भी नहीं है, हमें उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। और ये यूज कहां पे होता है? जैसे एक बैटरी को कहीं भी हम लगा सकते हैं, पंखा चल सकता है, एसी चल सकता है, आजकल बिल्कुल इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो किससे चलते हैं? वैसे ये एटीपी भी यूज होता है मसल्स कंट्रैक्शन में भी, प्रोटीन सिंथेसिस में भी, सेल के एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो होता ही है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस और भी बहुत सारे एक्टिविटीज में यूज होता है। तो ये मल्टी यूजेबल है। कौन? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एनर्जी रहता है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो जैसे कि तुम्हें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, एनाएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं जरूरत होता है। वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहां से? ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे चारों ओर से लेंगे। और कहां से लेंगे? और यहां पे तो मैंने बात कर लिया कहां का, ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ईस्ट में कैसे, और मसल सेल में। अब थोड़ा देखते हैं कि प्लांट में कैसे होता है। मैं हेडिंग क्यों नहीं लगाया हूं? क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट मैं बता दूंगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखो कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कैसे लेता है? तो जो प्लांट होता है, प्लांट टेक ऑक्सीजन, तो प्लांट का जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? तुम्हें पता है कि हम पढ़े थे किस वाले, न्यूट्रिशन वाले यूनिट में, कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट का एक जो जिसके थ्रू होता है उसका नाम क्या है? स्टोमाटा। उसका नाम है स्टोमाटा, जिसके थ्रू क्या आता था फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही जब इसको नीड होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी प्लांट के अंदर आता है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, थ्रू द स्टोमाटा। और ये कैसे आता है? बाय डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसियस एक्सचेंज जो होता है प्लांट का, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस, होता है स्टोमाटा के थ्रू, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, थ्रू स्टोमाटा बाय डिफ्यूजन। किस प्रोसेस के थ्रू अगर होता है पूछता है तो लिखना डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पता होगा ना? नहीं पता? चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो टंकी में पानी भर के है, उसमें अगर एक छेद कर देंगे तो पानी क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि पानी अंदर होता है पर बाहर नहीं होता है। सर बाहर में पानी हो तो उतना अमाउंट का नहीं होगा, होगा तो भी कम होगा। तुम एक भरे हुए टंकी में ला जाना और बाल्टी को डुबो देना, बाल्टी उसमें जैसे डूब जाए उसमें छेद कर देना, पानी पास नहीं होगा, क्योंकि बाहर अंदर से ज्यादा पानी है। उल्टा अगर बाल्टी में इतना कुछ कम होगा ना तो वो बाल्टी में चला जाएगा। तो हमें पता है कि चाहे वो पानी है चाहे वो गैस है, जहां पे शॉर्टेज होता है और जिसके पास ज्यादा होता है, ज्यादा वाले से शॉर्टेज वाले के पास जाता है। समझ गए? तो ऐसा ही कुछ डिफ्यूजन के केस में भी होता है, जहां पे मान लो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कम है उसके पास, उसको जरूरत है, पर एनवायरमेंट में भर भर के है तो वो चला जाएगा प्लांट में। समझ गए कैसे डिफ्यूजन होता है? और एक बात कि ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है या फिर डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं होता। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्लांट के अंदर जाता रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा प्लांट के अंदर ही जाता रहेगा, ऐसा नहीं है प्लांट के केस में। क्योंकि
तुम्हें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेता है थोड़ा, और बहुत सा छोड़ भी देता है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस में उससे जितना ऑक्सीजन निकलता है ना वो उतना कंज्यूम नहीं कर पाता। अगर वो उतना कंज्यूम कर लेता तो हमें क्यों बोलते कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, वो जितना छोड़ता है उससे कई गुना कम कंज्यूम करता है। इसलिए तो आज ह्यूमन सरवाइव कर रहे हैं प्लांट की वजह से, वो ऑक्सीजन देता है जो हम लेते हैं और आज जिंदा है। समझ गए? और एक बात कि रात को वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो रात को उसको ऑक्सीजन लेना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है, जबकि पूरे दिन के टाइम में उसको ऑक्सीजन वो लेता नहीं है, बस छोड़ता है, पर रात के टाइम पे वो उल्टा होता है। तो मैं बता देता हूं, डे में प्लांट लेता क्या है, टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम छोड़ते हैं। हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और गिव ऑक्सीजन O2। और नाइट में ये क्या करता है, जैसा हम करते हैं दिन रात, ये नाइट में वैसा करता है, टेक ऑक्सीजन एंड गिव CO2। समझिए? पर दिन रात में मिलके ये जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है रेस्पिरेशन, उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें दे देता है। मतलब ये जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाता है ना, उतना ऑक्सीजन ये दे पाता है, उल्टा उससे बहुत ज्यादा देता है, जिसके वजह से हमारा भी काम हो जाता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते तो इसका काम नहीं बनता। पर आजकल क्या है कि ह्यूमन का जो नंबर है वो बहुत बढ़ गया है एज कंपेयर टू प्लांट, जिसके बहुत बढ़ गया है, मतलब जो रेशियो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी वही कॉज है। इसलिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए और रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूजेस है। किसका? प्लांट का। और मेजरली ये ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। कोविड की सिचुएशन में ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना शॉर्टेज पड़ गया था, तुम सोच पा रहे होगे। बहुत से मीम्स भी ये बोल के बने थे कि हमने प्लांट को काटा था, आज वही ऑक्सीजन की वजह से इंसान तड़प रहा है। शायद वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़ती अगर हम उतने प्लांट को काटे नहीं होते। अगर काटते भी हैं, प्लांट काटना पड़ता है क्योंकि बहुत से काम बनते हैं, वुडन फर्नीचर्स, कैसे होगा। पर एक अगर काट रहे हैं तो 100 पेड़ लगाने चाहिए, या फिर मिनिमम 10 तो लगाने ही चाहिए। समझ गए? तो ये फंडा क्लियर होता है। तो और कुछ जो बात है मैं नेक्स्ट बताऊंगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टाइल से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे प्लांट की बात की, अब मैं बात करूंगा अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, जो नॉर्मल लैंड पे रहते हैं, तो ये किससे एयर लेते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसी को ये ब्रीथ करते हैं। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन, डायरेक्ट नाक से सांस रहे हैं। मेरे चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। सर हम हैं, आपका कैमरा है, नहीं, एटमॉस्फेयर है जहां से मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। पर अगर बात करूं मैं एक्वाटिक एनिमल की, जैसे मछली, वो थोड़ी ना एयर के कांटेक्ट में है, पर वो कैसे एयर के कांटेक्ट है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर से वो ऑक्सीजन लेती है। सर अब पानी में ऑक्सीजन होता है, H2O वाला ऑक्सीजन लेती होगी। हाँ ये बोल सकते हो, पर पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होके रहता है। कुछ हवा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होके मतलब घुल के रहता है, वो वाले ऑक्सीजन का यूज करती है। मछली हो गया या फिर जो भी पानी के अंदर रहते हैं। मगरमच्छ भी जब पानी के अंदर सांस लेता है तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करेगा। हो गया। अब ये देखो कि मैं बात करता हूं, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एटमॉस्फेयर में बस ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो ये इन लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता होगा कि एक्वाटिक एनिमल जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो मैं एग्जांपल दूंगा कि मान लो एक जगह पे 30 ट्रक है और वहां पे एक छोटा सा साइकिल है, और तुम्हें बोला जाए तुम्हें बस वो छोटा सा साइकिल ढूंढना है, तुम्हें वहां पे इजी होगा ढूंढना या फिर वो साइकिल को लेना, या फिर एक जगह 20 के 20 जो गाड़ी है वो 20 के 20 साइकिल हैं और वहां तुम्हें बोला जाए कि तुम एक साइकिल लेके आओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ट्रक होंगे तुम्हें इधर उधर झांक के ढूंढना पड़ेगा साइकिल को, फिर लोगे। मतलब बहुत कम साइकिल भी है वहां पे, पर यहां पे चारों तरफ साइकिल ही साइकिल है। वैसा ही बात एटमॉस्फेयर के साथ है कि यहां चारों तरफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिलके हैं, पर यही हैं। पर वाटर में क्या? डिसॉल्व होके हैं यार, उसमें फिर पानी के अंदर ढूंढना पड़ेगा।
तो इनको बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है, मतलब बहुत जगह कवर करने के बाद ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसलिए ब्रेथ रेट मतलब सांस लेने का रेट, मतलब ये जो मेरा नॉर्मल अभी मैं सांस ले रहा हूं ये ऐसा है नॉर्मल, तो मैं सुना ही नहीं दे रहा, ऐसे अगर मैं सांस लिया तो मेरा क्या ब्रेथ रेट इंक्रीज हुआ। जब सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर किनको दिया जाता है, ब्रेथ रेट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वैसे इन बेचारों को भी ऑक्सीजन उतना अमाउंट में नहीं मिलता है, तो ये कैसे सांस लेते हैं, तो बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं। सो ब्रेथ रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज हायर, तो इनका हायर ब्रेथ रेट होता है, एक्वाटिक एनिमल इज हायर। और मछली कैसे सांस लेती है, फिश टेक वाटर एंड पास इट टू गिल्स which absorb ऑक्सीजन। तो मछली क्या करता है, पानी को पी लेता है बोल सकते हो अंदर लेके, उसका जो गिल्स होता है, कभी मछली काटोगे तो उसके अंदर से अपने मम्मी को बोलना कि गिल दिखा दो, जिससे मछली सांस लेता है, लाल लाल टाइप का दिखता है बोलना, वो दिखा सकते हैं तुम्हें जब काटते टाइम, या फिर मच्छी वाले को पूछना वो दिखा देगी। तुम्हारे लोकल में जो भी बोलते होंगे उसको लाल लाल जिससे मछली सांस लेती है बोलना, समझ जाएगी। वरना गिल्स बोलोगे तो उसको तो अंग्रेजी वर्ड समझ में आने के चांसेस हैं पर कम है, तो समझ गए। तो फिश टेक वाटर को लेके वो अपने साइड में जो गिल्स से पास करा देती है, जहां से ऑक्सीजन गिल्स ले लेता है, तो इसलिए बोलते हैं हम जैसे लंग्स के थ्रू अपना रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वैसे मछली किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। समझ गए, तो ऐसे ये सांस लेती है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो हमने एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल इनके बारे में डिस्कस कर लिया था, कौन कहां से लेते हैं, रेस्पिरेशन कहां से करते हैं। जैसे एक्वाटिक एनिमल जो पानी के अंदर वाले ऑर्गेनिज्म है वो पानी में डिजोल्व हुए ऑक्सीजन लेते हैं, हम जैसे ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग का ऑक्सीजन लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, हवा कैसे जाता है, रेस्पिरेशन कहां पे होता है। तो मैं पहले बता दूं कि रेस्पिरेशन जो ऑर्गन होता है ये अंदर होता है ह्यूमन का, पर वहां पे जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसका डायग्राम तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो मैं अभी तुम्हें शो कर देता हूं कि एक हवा जाता कैसे है, कहां पे, अंदर। तो अंदर हवा कैसे जाता है, चलो मैं बता देता हूं कि वो नोज से होके जाता है। तो नोज का पोजीशन देख लो, तो ये है नोज का पोजीशन, तुम देख सकोगे ये नोज का पोजीशन है, यहां से हवा घुसता है, यहां से हवा घुसता है। और एक बात, जैसे कि मैंने बोला हमारा जो लंग्स है वो एक सही ऑर्गन है, अंदर वाला पार्ट है, वहां पे अगर कोई धूल मिट्टी चली जाएगा तो वहां पे चोक होने के चांसेस हैं। उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस में फिल्टर होता है। कैसे होता है अगर पूछोगे तो मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि वहां पे जो फिल्टर होगा वो फिल्टर कैसे होगा, ये नाजल पैसेज जो है, जो नोज से जाके जाएगा एयर, वहां पे हेयर होते हैं, कुछ इंसान के तो इतने होते हैं कि बाहर दिख जाता है, तुम्हें पता होगा ये बात। वो हेयर क्यों होते हैं, भले ही वो लुक्स को बिगाड़े बाहर आने पर उनका काम बहुत होता है। जिनका ज्यादा हेयर होता है ना, वो एच नेट जो जाली होता है, जाली का काम क्या होता है, फिल्टर करना। वैसे ही अगर कोई धूल मिट्टी जा रही है तो वो हेयर में ही रह जाए और वो अंदर घुस ना पाए। यहां पे हेयर होगा ना तो हेयर में ही रह जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगा धूल मिट्टी तो हमें एक छींक आती है, जिसके वजह से हेयर में चिपके हुए सारे धूल मिट्टी बाहर आ जाते हैं। समझ गए। और क्या होता है नोच में, तो वो जो नोज वाला पार्ट है उसके जो होल होते हैं उसको बोला जाता है नॉस्ट्रिल। तो मैं बोलूंगा नॉस्ट्रिल में और क्या है, तो उसमें होता है म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या है, जो नाक से निकलता है, नाक बहने पर, वही म्यूकस है। वो भी कुछ गलत चीज नहीं है, भले ही उससे हमारा इन्फेक्शन होता है, कोविड के टाइम पे वो बहुत घटिया चीज था, पर उसका काम भी हमें सेव करना है। जो बाहर का ऑर्गेनिज्म है या फिर बाहर की जो गंदगी है वो अंदर जाने पर उससे चिपक जाए, वो थोड़ा चिपकू टाइप का होता है ना, तो उससे चिपक जाए और वो भी अंदर जाके हमारे लंग्स को चोक ना कर दे, यही उसका काम है। जो भी एयर किससे पास करे, नोज से। अभी हम जाते हैं, यहां से पास कर गया, ये एयर पास कर गया,
तो पास करने के बाद ये अभी चला आएगा यहां पे। तो ये जो जगह है नेक के पास वाला जगह, वो जो एयर पाइप है वो चोक ना हो जाए। तुम्हें पता है कि मान लो तुम पानी का पाइप भी देख लेना, जो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट प्लास्टिक का होता है, उसमें जब पानी नहीं होता तो वो दबा हुआ होता है। अगर मैं बात करूं साइकिल के ट्यूब की, तो जब उसमें हवा ना होता है तो वो फूलता नहीं है, वो दबा हुआ रहता है। जैसे साइकिल का ट्यूब बिना हवा के दब जाता है तो चोक हो जाता है। तो यहां भी मान लो कभी अगर हवा ना गया और ये चोक हो गया, तो वो हमेशा के लिए चोक होने के चांसेस है और इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए यहां पे एक चीज भगवान ने दिया गया है, तुम बोल सकते हो, या फिर साइंस ने यहां पे फाइंड किया है कि यहां पे होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो कि ये है रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये देखो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है ये रिंग, तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है, ये हड्डी टाइप का स्ट्रक्चर है जो उस पाइप को दबने नहीं देता, वो हमेशा ओपन रहता है, जिसके वजह से एयर को आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो कोलैप्स ना कर जाए, चोक ना हो जाए। चोक मतलब क्या, हवा पास नहीं कर पाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम तुम समझ गए। इसके बाद ये आ जाता है लंग्स में। तो लंग्स में देख रहे हो दो तरफ पार्ट हो जा रहे हैं और वो दोनों तरफ डिवाइड होने के बाद ही ये चला जाता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहा है, ये है अल्वेओली। क्या नाम है इसका, अल्वेओली, जिसके अंदर मेन काम होता है। मेन काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए अल्वेओली एक सरफेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस, ताकि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान को छोड़ना होता है और लेना क्या होता है, ऑक्सीजन, उन दोनों में एक्सचेंज करेगा। मतलब ऑक्सीजन जो आएगा वो यूज हो जाएगा, उसके बाद वो CO2 बन जाएगा। तो CO2 हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को फिर अंदर घुसाएगा। तो वो एक्सचेंज के लिए जगह कौन प्रोवाइड करता है, कौन, अल्वेओली करता है। और अल्वेओली का जो वॉल होता है, मतलब इसका जो चारों तरफ ये वॉल मतलब दीवार, उसका बाउंड्री बोल सकते हो, उसकी एक खासियत है, क्या है, कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, तुम्हें पता है जो ब्लड होता है वही गैसियस एक्सचेंज का काम कराता है। मतलब क्या, इसके जो वॉल में ब्लड वेसल्स होंगे। तो मैं बता देता हूं, जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे लेके जाते हैं लोग, तो वो ब्लड के थ्रू जाता है, वो ब्लड में डिसॉल्व होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाता है और यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में डिसॉल्व होकर ही ब्लड के साथ आता है। मतलब जैसे तुम मान लो कहीं दूर जा रही हो, इंडिया से अमेरिका जा रही हो, तो तुम किस में जाते हो, ऑब्वियसली या तो फ्लाइट में जाओगे, शिप में कोई आजकल जाता नहीं है, वरना पुराने जमाने में शिप में भी जाते थे, जिसको बोट बोल सकते हो। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन लंग से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जाएंगे, थ्रू ब्लड्स, ब्लड उनकी सवारी होगी, वो उसमें घुल जाएंगे और डिफरेंट जगह, चारों अगर तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे, तुम बोल सकते हो। समझ गए, एयर इज सॉक्ड इनटू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड अल्वेओली। तो ये पॉइंट को तुम समझो ना समझो, मैं सिंपल बात में बता देता हूं। जब हम सांस लेते हैं तो बोलते हैं कि पेट फूल गया, तो वो पेट नहीं फूलता। ये जो रिबकेज है, तुम अगर अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे, यहां पे ऐसे चेस्ट के नीचे हाथ रखना, यहां पे तुम्हें कुछ फील होगा, जब तुम सांस लेते हो वो जगह फूल जाता है। तो ये जो कार्टिलेज है, ये जो डायफ्रागम है, सॉरी कार्टिलेज नहीं जी, ये जो डायफ्रागम है, जब हम सांस लेते हैं इसमें हवा भर जाता है और ये बलून की तरह फूल जाता है, और जब हम हवा छोड़ देते हैं तो ये भी सिकुड़ जाता है। इसलिए हमारा पेट भी जब हम सांस लेते हैं, भरते हैं, तब बड़ा होता है, फिर छोटा होता है। तो ये पेट नहीं होता, ये असल में ये डायफ्रागम होता है, ये उसका काम है। समझ गए। तो ये जो जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से अल्वेओली में लाता है। और क्यों लाता है अल्वेओली में, ताकि वो बाहर जा सके, और अल्वेओली से जो नया ऑक्सीजन आया होता है उसको लेके फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल। तो जो ब्रीथिंग साइकिल होता है उसमें ये काम होता है। जब एयर लिया जाता है, जब एयर लिया जाता है, lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be मतलब थोड़ा जितना चाहिए होता है। मतलब ये साइकिल फटाफट होगा, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया ताकि एग्जाम में लिखने में तुम्हें आसानी हो, तो मैं बता देता हूं अभी हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में कि मान लो अगर यहां पे कुछ देर के लिए मान लो हमें ऑक्सीजन लेने में थोड़ा टाइम लग गया, तो भी हमारा चोक नहीं होता। क्यों, इसलिए तो हम सांस रोक पाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा और जगह बचा हुआ होता है। जैसे अनाज के लिए, खाने के लिए
सारे घर में थोड़ी ना ऐसा होता है कि आज जो जो खाएंगे वो आज ही लेके आते हैं, कुछ घर में ऐसा भी करते हैं, पर ज्यादातर जो गांव में हर वक्त मार्केट नहीं बैठता तो उनको हर वक्त खाना नहीं मिलता, तो जो चावल होता है या फिर गेहूं होता है वो पूरे साल भर का एक साथ ही इकट्ठा कर देते हैं। तो ये साल भर का तो नहीं, पर कुछ टाइम का ऑक्सीजन और कुछ टाइम के लिए छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास थोड़ा जगह बचा हुआ होता है, मतलब स्टोरेज ज्यादा कर पाए जिससे सडन रिक्वायरमेंट भी किसी की ना पड़े। और जिन एनिमल का साइज बड़ा हो, जैसे हम हो गए ह्यूमन बीइंग, तो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन तो इजी होता है, पर जिनका थोड़ा बड़ा होता है उनका थोड़ा अलग होता है, मतलब उनके लिए सेपरेट सिस्टम है, जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो और एक बात भी है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, मतलब जो ब्लड के साथ घुल के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी होती है, ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है पार्ट्स ऑफ बॉडी में, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो ये बता रहा है, अंग्रेजी में मैंने जो भी अब बोला उसको हिंदी में बताऊं तो ये होगा कि हमारा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन कैरी करके, कौन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, एक नाम नोट करो, क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ये पेन में थोड़ा फोकस नहीं हुआ, मैं अभी फोकस करा देता हूं तुम्हें, कोई चिंता की बात नहीं है। पिगमेंट, अब दिखा, ये एन है, पिगमेंट हो गया। तो इसका काम है ऑक्सीजन को कहां से, लंग्स के लेके फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जिनको इसकी जरूरत है उनको डिलीवर करना। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इज हीमोग्लोबिन। तो हमारे ह्यूमन बींग में ये जो बड़े ऑर्गेनिज्म, मतलब हाथी में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो क्या होता है बात वो हमें नहीं जरूरत है, पर ह्यूमन बींग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। ये स्पेलिंग ऐसा होता है, हेमोग्लोबिन मत पढ़ देना, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स कुछ पढ़ दिए थे भी एक बार, मैंने उनको मना किया था, ये हीमोग्लोबिन, पर तुम्हें तो लिखना है, तुम जो समझ के याद कर सकते हो, समझ गए? तो वो तुम हेमोग्लोबिन याद करो या फिर हीमोग्लोबिन याद करो। तो ह्यूमन बीइंग में तो कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कर्पल्स। तो ये कहां पे होता है बोलने से क्या लिखना, रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड कर्पल्स। तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, COR, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है रेड ब्लड, क्या बोला मैं, कर्पल्स, तो CORPUSCLES, कर्पसल्स। तो मैं थोड़ा और पास ले जाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, और यहां पे फोकस करा देता हूं, तो दिख गया होगा, वरना थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा सकती हो आप। इन ह्यूमन बीइंग, तो ये दोनों पॉइंट तुम याद कर लो क्योंकि एमसीक्यू में ये सवाल आ सकते हैं। क्या, एक तो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन के केस में क्या होता है बोलने से हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है बोलने से रेड ब्लड कर्पसल्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होगा पता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो नहीं होगा, पर वो किसमें ज्यादा डिसॉल्व होके जाता है, ब्लड के साथ जो पानी मिला हुआ होता है, मतलब सुनो, जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के किस वाले पार्ट्स में अगर डिसॉल्व होता है बोलने से क्या लिखना, हीमोग्लोबिन वाले पार्ट्स में, पर कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डिसॉल्व होता है, वाटर वाले पार्ट में, क्योंकि ब्लड में वाटर भी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, प्लाटिलेट्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी चीजें होती है, पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व होके जाता है, और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर में डिसॉल्व होता है, क्योंकि जो CO2 होता है वो ज्यादा आसानी से डिसॉल्व कर जाता है किसमें, पानी में, देन ऑक्सीजन। वरना ऑक्सीजन अगर अच्छे से डिसॉल्व होता तो ऑक्सीजन को भी हम हीमोग्लोबिन के जगह पानी से भेजते। समझ गए? ये दोनों पॉइंट समझ गए कौन किस में आता है। तो इसी के साथ तुम्हारा जो यूनिट था कौन सा वाला, रेस्पिरेशन वाला यूनिट होता है खत्म। नेक्स्ट वी विल मूव टू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम किनके बात करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन, ये चैप्टर फटाफट खत्म कर देंगे, और टर्म 1 का सिलेबस भी सितंबर फर्स्ट वीक में खत्म करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। उसके आसपास तो कर ही देंगे, मतलब और ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि अक्टूबर में, सितंबर लास्ट में, अक्टूबर में हम बस रिवीजन करें, जम के रिवीजन करें, स्ट्रेटेजी दे तुम्हें, और दिन रात मेहनत करके जकास क्लासेस से जो पढ़ेगा 95% वो फोड़ेगा, इसको सच कर दे। और
आपके नंबर बहुत अच्छे आए टर्म 1 में, यही मेरी दुआ है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, झकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको भी नोट कर लो, कर लेना नोट।